हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे वेदांता लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो डिविडेंड पे करने में ये कंपनी नंबर 2 पर आती है। नंबर 1 पर आती है टपारिया टूल्स, लेकिन उसमें प्रोमोटर अपनी होल्डिंग रिलीज नहीं कर रहे हैं और ना ही पब्लिक अपनी होल्डिंग रिलीज कर रही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड। तो ये अगला डिविडेंड कब देने जा रही है, क्योंकि ये कंपनी साल में 4 बार डिविडेंड पे करती है। हर क्वार्टर में ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड पे करती है और शानदार डिविडेंड पे करती है। ठीक है, तो ये अगला डिविडेंड 14 अक्टूबर 2024 को पे करने जा रही है। तो क्या इस खबर के बाद से ये स्टॉक मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। अगर कंपनी के फंडामेंटल डाटा की बात करें तो यहाँ पर पीर कंपैरिजन में आप देखोगे तो ये अपने सेक्टर में कंपनी नंबर 2 पर आती है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। वहीं पर अगर आप क्वार्टरली प्रॉफिट देखोगे तो वेरिएशन 142% का अधिक प्रॉफिट इसने इस क्वार्टर में बुक किया है। तो आने वाले क्वार्टर्स इसके अच्छे होने वाले हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही है, बशर्ते इस कंपनी के ऊपर कर्ज ना बढ़ा हो, वो हम आगे चल के वीडियो में देख लेंगे। यहाँ पर ROCE आप देखोगे तो 20.91% के हमें दिख रही है। तो अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऊपर अगर कर्ज बढ़ गया होगा तो आने वाले टाइम में स्टॉक में गिरावट होने पॉसिबल है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे दो चीज़, रिजर्व और बोरोविंग, जो कि मेन कोर होते हैं कंपनी की। तो आप देखोगे तो 2022 के बाद से 21-22 के बाद से कंपनी के जो रिजर्व है वो कम हो रहे हैं। कंपनी की रिजर्व होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कंपनी को अपने पास रिजर्व, हाथ में पैसा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं अगर आप देखोगे बोरोइंग, तो यहाँ पे आपको दिखेगी कि बोरोइंग पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो या तो कंपनी कहीं ना कहीं किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, या फिर हो सकता है कि जब कंपनी अपने आप को डीमर्ज कर रही थी तो वहाँ पे इसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी हो, तो वहाँ पे इसने बोरोइंग की होगी। तो ये दो बैक साइड में रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बोरोइंग कंपनी के लिए अच्छी नहीं होती है। हम देखते हैं कि क्या ये बोरोइंग कंपनी ने दोबारा से रीपे की है। तो आप देखोगे तो रीपेमेंट में आपको यहाँ पे दिखेगा कि कंपनी ने 31 करोड़ की और 29 करोड़ की रीपेमेंट की है, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर कर्ज बना रहेगा, क्योंकि बोरोइंग यहाँ पर ज़्यादा है और उसके बाद रीपेमेंट कंपनी ने कम की है। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्ज रहेगा। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स के बारे में। तो इन्वेस्टर्स आप देखोगे दोस्तों, तो इंस्टीट्यूशंस इसमें लगातार अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है, यानी कि इंस्टीट्यूशन अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जब ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो उस टाइम पे मार्केट थोड़ी साइडवेज रही होगी और इस बीच में प्राइस दोबारा से ऊपर जा रहा होगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो हम बात करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कब बढ़ी है। तो आप देखोगे तो दिसंबर 23 से मार्च 24 के बीच में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का जंप हमें देखने को मिल रहा है तो यही सितंबर में। तो ये तीन यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे टेक्निकल चार्ट पे कि इस टाइम में, क्योंकि पब्लिक की होल्डिंग 17% से घटकर 15 हो गई है, वहीं इंस्टीट्यूशन जो डोमेस्टिक है वो 10 से बढ़ के 13 हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है, सितंबर 23, मार्च 24 और प्रेजेंटली क्या हो रहा है, तो वो हम टेक्निकल में देख लेते हैं। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 पे आता है तो जैसे कि मैंने अपनी सभी वीडियो में बताया कि वो बहुत ही अच्छा टाइम रहता है एंट्री का, और उसके बाद आप अच्छे रिटर्न स्टॉक से निकाल सकते हैं। तो यही वो टाइम है। आप देखोगे तो इस टाइम फ्रेम के अंदर इंस्टीट्यूशंस ने बहुत ज़्यादा बाइंग की है, जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 से नीचे जाके वापस ऊपर आके मूविंग एवरेज 100 वाली लाइन पे कंसोलिडेट कर रहा था उस टाइम पे, और उसके बाद से आप देखोगे तो बहुत ही शानदार रिटर्न कंपनी ने निकाल के दिए। एक ब्रेकआउट के बाद जो रिटर्न है वो लगभग 72% का रिटर्न 49 डेज में यहाँ पर कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस भी काम करता है, यही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे इस टाइम पे पब्लिक अपनी सेलिंग करके निकल चुकी है। तो क्या फ़ायदा ऐसे टाइम पे, पब्लिक ने क्या किया होगा, पब्लिक ने इस पॉइंट पे बाई किया होगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको होल्ड करके काफ़ी टाइम तक है, यानी कि 2022-23 तक इसको होल्ड करके 1 से 2 साल उनको लगा कि डिविडेंड तो मिल ही गया है, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो उनका पैसा वापस उनके अकाउंट में आ गया है, अब इसको सेल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रॉफिट वो बुक कर सकते थे। इसलिए पब्लिक को भी इंस्टीट्यूशंस के तरीके से सोचना होगा। एक इंडिकेटर जो कि सिंपल है, मूविंग एवरेज 100, सिंपल मूविंग एवरेज, उसको 100 पे 200 पे इस तरीके से आप लगा के रख सकते हैं। जब प्राइस पे कंसोलिडेट करता है, यानी कि सिंपल चीज़, अगर मूविंग एवरेज 100 है यानी कि वो पिछली 100 कैंडल्स की एवरेज निकालेगा, यानी कि 3 महीने की एवरेज निकाल के आपको बता रहा है कि प्राइस आगे क्या परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, ये लैगिंग इंडिकेटर कह सकते हैं कि ये थोड़ा बैक साइड में बताता है, यानी कि भविष्य नहीं बताएगा, लेकिन भविष्य बताने
बताने के लिए हमारे पास पिवट इंडिकेटर है जो हमें आगे चल के हमारे टारगेट दे सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस स्टॉक ने हमें बता दिया था कि प्राइस आके जाके रजिस्ट करेगा 524 के ऊपर, और वहीं पर आप देख सकते हैं कि ये प्राइस अभी रजिस्ट हो रहा है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये प्राइस एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ऑफिशियल रिकमेंडेशन तो स्टॉक के बारे में नहीं है, लेकिन ये बताना जरूरी था कि ये कंपनी डिविडेंड 14 अक्टूबर को पे करने जा रही है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।